चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इक्वेटर यानी विषुवत रेखा के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसको भूमध्य रेखा के भी नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सी कंट्री से होके गुजरती है, उसकी कैपिटल्स क्या है, उसकी लोकेशंस क्या है, कैसे एग्ज़ाम में हम और अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं या कैसे कुछ नए तरीके से इसमें क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। तो इसको देखते हुए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, इसीलिए मैं पहले ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम लोग एक एक बात करेंगे कि आखिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है, यानी इक्वेटर का आप देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है। तो आप समझिए कि देखिए जैसे 0 डिग्री आप देख रहे हैं कि 0 डिग्री कहाँ से होकर गुजर रही है, ये दक्षिण अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया और ये एशिया हो गया। तो आप इस पोजीशन में देखेंगे तो लगभग आपको 0 डिग्री यहाँ क्रॉस करता हुआ नज़र आएगा। तो ये क्रॉस कर रहा है, तो इसका इम्पोर्टेंस समझते हैं कि आखिर है क्या। तो आप देखेंगे 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, आखिर विषुवत रेखा पहले समझ लेते हैं कि है क्या। तो 0 डिग्री आप देख रहे हैं, ये क्या करता है, इक्वली 2 भाग में डिवाइड करता है, यानी हमारी जो पृथ्वी है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसको कहते हैं 0 डिग्री और इसी को भूमध्य रेखा, इक्वेटर कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा 2 भाग में बिल्कुल बीच से होकर डिवाइड करता है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो डिवाइड करता है उसको कहते हैं इक्वेटर। तो आप देखिए कि 0 डिग्री इक्वेटर हो गया। अब इसका और बात करते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सन की लाइट है इस पर डायरेक्ट पड़ती है, इसे बीच में होने के कारण क्या होता है कि इसकी लाइट डायरेक्ट पड़ती है, इसीलिए आप नॉर्मली आप देखेंगे यहाँ 12 घंटे की क्या होगा, डे होगा और 12 घंटे की नाइट होती है। यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन आता है, थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे खिसकता है समय के अनुसार, टाइम के अनुसार, तो क्या होता है थोड़ी बहुत वेरिएशन आती है, लेकिन आप देखेंगे ना डायरेक्ट लगभग सालों भर यही टेम्परेचर बना हुआ रहता है, यानी 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रात होती है यहाँ पे। और इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है, देखिए एक होता है तापांतर यानी टेम्परेचर का चेंज होना, यानी टेम्परेचर क्या होती है लगभग मेंटेन होता है, यानी दिन और रात में देखेंगे तो टेम्परेचर में ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। जबकि आप कहीं भी, चाहे इंडिया ले लीजिए, कोई भी एशिया यूरोप कोई भी कंट्री आप ले लीजिए, तो वहाँ दिन और रात के तापमान में बहुत डिफरेंस होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, बहुत कम डिफरेंस होता है, लगभग ना के बराबर होता है। तो ये टेम्परेचर हो गया। दूसरी बात है कि ये जो डायरेक्शन जा रहा है इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारा, यहाँ जैसे आप देखिए ये पूरा अमेजन का ये एरिया है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, वर्षा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर आप देखेंगे कि दिन में क्या होता है कि दोपहर तक गर्मी होती है, 3 से 4 बजे के बाद अचानक से जो इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो क्या होता है कि यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बनता है टेम्परेचर ज़्यादा होने से। और इस रीजन में आप देखेंगे लगभग दोपहर के बाद आपको बारिश ज़्यादा हुआ नज़र आएगा, यानी बारिश यहाँ लगभग हर दिन भी बारिश होती है दोपहर के बाद। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे जितना घना जंगल आपको मिलेगा, ये जितने भी अर्थ पे पाए जाएंगे उससे सबसे लंबे लंबे पेड़ या घना पेड़ इसी एरिया में मिलता है। इसको 0 डिग्री हो गया। तो आप टेम्परेचर को इस तरीके से देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए जैसे यहाँ पे क्या हो गया, ये पैसिफिक ओशन हो गया, यानी प्रशांत महासागर हो गया, और ये अटलांटिक हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, और ये हिंद ओशन हो गया, हिंद ओशन, ठीक है। और बहुत सारा बे है, सी है, अलग अलग है। तो आप देखेंगे लगभग 21% क्या है, लैंड है। 21% आप लैंड देखेंगे, मतलब पूरे पृथ्वी का आप देखेंगे जहाँ से 0 डिग्री क्रॉस कर रहा है, जितना लैंड ये क्रॉस किया, यहाँ से यहाँ किया और यहाँ से यहाँ, ये लगभग अगर एरिया मिलाया जाए पूरे पृथ्वी का तो 21% लैंड होगा और 79% क्या होगा, 79% वाटर होगा। यानी इतना आप देखिए इधर, क्योंकि समुद्र है तो पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है और थोड़ा सा इस डायरेक्शन में, तो इसमें क्या होता है कि वाटर ज़्यादा होता है, लैंड कम है, लैंड बहुत कम है। तो 21% लैंड हो गया और 79% ये क्या हो गया, इसका हो गया। अब इसकी बात करते हैं कि आखिर सीजन में किस तरीके से हुई। इसकी अगर लेंथ की बात किया जाए, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ की बात करें तो कितना है, 40,075 किलोमीटर है, यानी 40,075 किलोमीटर क्या है इसका एरिया है, ये इसकी चौड़ाई है इक्वेटर पे। तो इस तरह से इक्वेटर पे आप देख सकते हैं कि बहुत तरह का यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलेगा, इस एरिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलेगा, घना जंगल मिलेगा। अफ्रीका आप देखिए कि पूरा इसी में बसा हुआ है। और ये अगर अगर पृथ्वी का बात किया जाए, पृथ्वी का कि 20% से ज़्यादा ऑक्सीजन
ये अमेजन बेसिन अकेले प्रोवाइड करता है। अब सोचिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारा ऑक्सीजन को मेंटेन करने में, कि 20% से ज़्यादा ये प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन अमेजन बेसिन। अमेजन कहाँ है? तो ये आप ब्राज़ील का ये जो एरिया देख रहे हैं इसी में ये पाया जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि भाई इस रीजन से कौन कौन कंट्री हो के गुजर रही है, तो इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखेंगे, स्टार्ट करते हैं पश्चिम से, यानी वेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ई वाले रीजन में, इस वाले में, तो इसको बोलते हैं, पहले नंबर पे लेते हैं इक्वाडोर को। इक्वाडोर है पहले नंबर पे, और इसकी राजधानी भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जानने का, कि नॉर्मली सारे लोग जो लेक्चर लेता है उसमें क्या होता है कि सिर्फ ये लोग कंट्री का नाम बता दिया, कैपिटल का नहीं। कैपिटल का इसलिए मैं, ताकि एक तरह का ये मैपिंग का मैं लोकेशन करा रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि आने वाले एग्जाम में आपका एक माइंडसेट डेवलप होगा और आपका इमेजिनेशन काफ़ी बेटर होगा, ज्योग्राफी की पकड़ अच्छी होगी। इसलिए हम लोग इसको चाहते हुए इसकी भी साथ में चर्चा करेंगे। कभी कभी कैपिटल भी पूछ देता है, तो हम लोग और क्लियरिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ये इक्वाडोर हो गया, तो इक्वाडोर की राजधानी है क्यूटो, ठीक है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे बात करते हैं, तो इसकी बात करते हैं, तो ये आप देखेंगे ये वाली, इस वाले रीजन में ये है कोलंबिया। कोलंबिया हो गया। कोलंबिया में आप देखेंगे तो इसकी राजधानी है बगोटा, ठीक है। और तीसरे की बात करते हैं हम लोग, तीसरे में आप देखेंगे तो ये वाला पूरा रीजन आपको ये ब्राज़ील का नज़र आएगा, यानी पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, और तीसरे नंबर पे ये, यानी ब्राज़ील हो जाएगा। ब्राज़ील हो गया कंट्री, और इसकी राजधानी हो गई, क्या हो गया? ब्रासीलिया, ये राजधानी हो गई, ठीक है। तो आप तीनों का ये राजधानी, यानी हम दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में 3 कंट्री है जो टच कर रही है, इसके बाउंड्री टच कर रही है, वो है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, यानी 3 कंट्री यहाँ पे टच कर रही है। आगे बात करते हैं हम लोग चौथे नंबर की, तो आप यहाँ पे देखेंगे इस वाले रीजन में, तो ये गिनिया होगा, बे ऑफ गिनिया ये है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जिस कंट्री का नाम है साओ टोम कंट्री है। यहाँ पे लगभग आप देखेंगे इक्वेटर के ही आसपास इसका है कंट्री। इसकी राजधानी है साओ टोम प्रिंसिपे, इसकी राजधानी है साओ टोम प्रिंसिपे, इसका नाम है, ये नाम है साओ टोम, यहाँ पे है लोकेशन आप देखिए। उसके बाद हम इसमें इंटर करते हैं अफ्रीका में, तो जिसका नाम है यहाँ से गैबोन, 5वें नंबर पे गैबोन, ठीक है। तो गैबोन का नाम है, इसका राजधानी है लिब्राविले राजधानी है किसका? गैबोन का। यानी यहाँ पे ये 4 नंबर हो गया और ये 5 नंबर हो गया, ठीक है। अब जस्ट इसी के ऊपर आगे फिर बढ़ेंगे तो इसका नाम है कॉन्गो, यानी 6ठे नंबर पे बात करते हैं तो इसका नाम है, कंट्री का नाम है कॉन्गो। और कॉन्गो का जो राजधानी है उसको बोलते हैं ब्राज़ीविले। ये सारे कैपिटल आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, ताकि कभी इनकेस पूछ दिया तो आपकी होगी। बाकी अगर लोकेशन से आएगा क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा किस तरीके से आगे पिक करता है क्वेश्चन को। तो ब्राज़ीविले हो गया। उसके बाद है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। एक तो कॉन्गो हो गया, ब्राज़ीविले, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये हो गया किंगशासा कैपिटल है इसकी 7वें नंबर पे। अब 8वें नंबर पे बात करते हैं तो वो है लीबिया, केन्या की राजधानी है नैरोबी। और 9वें नंबर पे हो जाएगा, पहले उगांडा, 8वें नंबर पे उगांडा की कंपाला। और 9वें नंबर पे हो जाएगा केन्या, इसकी राजधानी है नैरोबी। और 10वें नंबर पे हो जाएगा सोमालिया, इसकी राजधानी हो जाएगी मोगादिशु, ठीक है। तो ये 10 हो गया। अब देखिए 5वें नंबर पे मैंने लिया गैबोन को, 6ठे नंबर पे कॉन्गो को हो गया, और 7वें नंबर पर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, यानी 7वें नंबर, वहाँ मैंने लिखा है 7वें नंबर पे। 8वें नंबर पे उगांडा हो गया, ये 8 नंबर हो गया। उसके बाद उगांडा के बाद हो गया केन्या,
अब ये देखिए, ये हो गया 9 नंबर केन्या, और ये पूरा हो गया सोमालिया, 10 नंबर सोमालिया। अब देखिए सोमालिया हो गया। उसके बाद 11वें नंबर पे बात करते हैं, तो यहाँ पे आइलैंड आप छोटा छोटा मिलेगा, जिसका है मालदीव कंट्री है, और इसकी राजधानी है यानी 10-11 नंबर मालदीव का माले, मालदीव की कैपिटल है माले, ठीक है। 11 नंबर पे मालदीव का कैपिटल है माले। अब बात करते हैं 12वें नंबर पे, 12 नंबर पे ले लेते हैं, ये आप देखेंगे इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया, ये 12 है, जकार्ता इसकी राजधानी है, जकार्ता, और ये हो गया इंडोनेशिया, यानी ये 12 नंबर का है। बहुत सारे आइलैंड यहाँ मिलेगा। और 13 नंबर पे आएगा, यहाँ पे आप देखेंगे इस पोजीशन पे तो किरिबाती है, किरिबाती है, और इसका नाम है तरावा, तरावा कैपिटल है किरिबाती का, और ये 13 नंबर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है। यानी हमने क्या किया, 13 कंट्री को लिख दिया और समझ गया कि ये है क्या, इसकी कैपिटल क्या है। यानी इसके देश के साथ साथ मैंने कैपिटल को भी इसको किया है। आपको भी इस तरीके से करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्योग्राफी में पकड़ बने और याद हो। तो अब समझती है कि देखिए, समझने का कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसको क्वेश्चन को अब कैसे आता है। हमने 13 तो पढ़ लिया यहाँ पे, यानी अगर पूछेगा, देखिए या तो पश्चिम से पूरब पूछेगा या पूरब से पश्चिम पूछेगा कि पहले कौन कंट्री आएगा उसके बाद कौन आएगा। सीरियल नंबर में लगाइए, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और पूछ देगा अफ्रीका का कौन पहले आता है, ये अफ्रीका में कौन आएगा, दक्षिण अमेरिका में कौन आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। अब देखिए एक और बात करते हैं कि पूछ देगा कि कौन सा ऐसा इक्वेटर लाइन पे कैपिटल है जो बिल्कुल इक्वेटर लाइन पे स्टेबल किया गया है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन अभी आया नहीं है, हालांकि क्लोज पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में कि इसके बाद कौन सा शहर सबसे ज़्यादा इक्वेटर के नज़दीक है। उसमें दिया था कोलंबो, दिया था सिंगापुर, दिया था एक इसका कंट्री का, और इसमें ब्राज़ीलिया दिया था। तो आप देखिए कि यहाँ पे अगर सिंगापुर की बात करते हैं तो सिंगापुर का ये लोकेशन है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो लगभग 1.25 डिग्री के आसपास डिफरेंस है, यानी 0 है। तो यहाँ से 1 डिग्री नॉर्थ में 1.5 डिग्री के आसपास ये हमारा सिंगापुर है। तो इस तरीके से एक बार क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी में पूछा है। हम लोग और आगे क्या कर सकते हैं कि जो यहाँ पे लोकेशन है, खास करके कैपिटल पे ज़्यादा फोकस करेगा, क्योंकि ये जो लाइन क्रॉस कर रही है इसमें 2-3 कैपिटल है जो इस पे है। जैसे मान लीजिए कि क्विटो की बात करते हैं तो एग्जैक्ट यहाँ लोकेशन है क्विटो का, जो बिल्कुल इसी लाइन पे एस्टेब्लिश है क्विटो का। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे साओ टोम है, इसका भी लोकेशन क्या है, बिल्कुल एकदम इसी पे इसको एस्टेब्लिश है। आगे बात करते हैं युगांडा की, तो ये भी जो है इसकी राजधानी है जो बिल्कुल इसी के ऊपर एस्टेब्लिश है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें बताता है। किरिबाती भी है, ये भी बहुत क्लोज है यहाँ पे। तो अगर दे दिया कि इसमें से कौन सा राजधानी है जो बिल्कुल इक्वेटर पे है, कौन है जो इससे दूर है, तब आपको क्या करना होगा, बिना मैपिंग के, बिना लोकेशन के, बिना एटलस के आप नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये आपका अगर क्वालिटी लाना है, इस तरीके से पकड़ बनाना है, तो आपको 10 से 15 मिनट क्या करना होगा, डेली आपको मैपिंग पे प्रैक्टिस देखते रहना होगा। कि जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो इसका हम देख लिए कि अफ्रीका का उठाया, अफ्रीका का मैंने देख लिया कौन कौन सी कहाँ से लाइन होकर गुजर रही है, कौन सा कैपिटल है, कौन सा शहर है, या फिर कौन सी रिवर क्रॉस कर रही है, कौन सा माउंटेन है। ये सारा चीज़ें आपको धीरे धीरे पकड़ बनाते बनाते एक आपका लेवल आ जाएगा कि आपका धीरे धीरे एटलस क्या होगा, दिमाग में छपना शुरू हो जाएगा। इसी जैसे हम लोग का, जैसे हमने उठाया यहाँ से यहाँ तक लिख दिया, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ट्रिक है या इस तरीके से। या ट्रिक वाले क्या होता है, ट्रिक वाला कभी सफल नहीं होता है। आप देखेंगे ट्रिक का मतलब क्या होगा कि याद कर रहे हैं, हर काम के लिए अलग अलग ट्रिक होता है, तो ट्रिक कभी सफल नहीं होगा। आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना होगा और आपको अपने दिमाग में इस तरीके से बैठाना होगा ताकि अगर क्वेश्चन कैसे भी घुमाए, ट्रिक आएगा तो बस आप 13 को बहुत हो सकता है कि ट्रिक से बना देंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन आसपास घुमा दिया तो आपका सारा ट्रिक फेल हो जाएगा। मैथ में भी यही होता है, अगर हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक्स हैं, क्वेश्चन याद रहेगा, ट्रिक याद रहेगा तो होगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये ट्रिक पे अपना ये कॉन्सेप्ट को बिल्ड करिए और अपने दिमाग में इस तरीके का पिक्चर बनाइए कि याद हो जाएगी, अरे यार इसका नियरेस्ट में ये है तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। तो ये हम काम करेंगे। तो कैपिटल का हम देख रही है कि यहाँ पे कौन कौन जो है इसके क्लोज में है, तो आप मैपिंग का प्रैक्टिस इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा है कि एक जैसे झील है उगांडा में झील है, यहाँ पे आप देखेंगे जिस झील का नाम है, पूछ देगा कि कौन सा ऐसा इक्वेटर लाइन है जहाँ पे झील पाई जाती है, वो झील का नाम क्या है।
तो आप क्या करोगे, भूल जाओगे, कहीं किताब में भी नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, सारा मैपिंग बेस्ड हो गया। ये जो लोग देखेगा बहुत क्लोजली वही आंसर कर पाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन में क्या होता है, सिलेक्शन होता है, ऐसे ही क्वेश्चन में लोग लीड करता है। तो जैसे यहाँ पे कंपाला में आप देखेंगे लेक विक्टोरिया है। लेक विक्टोरिया को आप मैप में खोल के देखेंगे अफ्रीका में, तो ये आपको देखेंगे लगभग पूरा आधा देश जो है, इस देश में क्या करता है, लगभग जो इक्वेटर लाइन है वो बीचों से लगभग क्रॉस करता है, झील के बीचों बीच लगभग क्रॉस करता है, जिसका नाम है लेक विक्टोरिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैपिंग पे जोड़ दे करके आप इस तरीके से अपना कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं। और अलग अलग टाइप से अलग अलग है, जैसे अब इसकी बात होगी तो अलग करेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ इक्वेटर की बात कर रहे हैं। फिर अगला जो होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन सी होकर गुजर रही है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कौन गुजर रही है, और कैंसर से कौन गुजर रही है, इसके बारे में भी हम लोग धीरे धीरे आगे जानते रहेंगे। और एक मैप का लंबा सीरीज हम लोग चलाएंगे, और चलाते हुए इस पर आपको पकड़ बनाएंगे। लेकिन आपको इससे बने रहना पड़ेगा, और जितना हो सके आप सपोर्ट करिए, बढ़ाइए। और आने वाला टाइम में ऐसा होगा कि हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया, सबसे लंबा मैपिंग पे काम कराने वाला मैं बिल्कुल अपने आप को स्टेबल करने वाला हूं। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए। और ये तो बहुत छोटी चीज़ें, दुनिया में कहीं भी ज्योग्राफी है, सिर्फ एटलस के माध्यम से सारे क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, उसकी बस पकड़ होना चाहिए। पकड़ के लिए क्या करना होगा, आपको मेरे साथ बने रहिए, धीरे धीरे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आप खुद ही इस तरीके से आप क्वेश्चन को निकालना बनाना शुरू कर देंगे। बस ये चीज़ है। तो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम इस तरीके से और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं और आपको दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।